इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें गद्दार कहा और इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर भी निशाना साधा और देश में आर्थिक संकट की आशंका जताते हुए कहा कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और इस पर आपत्ति जताते हुए इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है और राहुल गांधी से माफी की मांग की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विवादित बयान दे दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा है। उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, सरकार आपको बचा नहीं पाएगी। नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी के इस विवादित बयान से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी को देश विरोधी बता दिया है और देश के पीएम के लिए ऐसे शब्दों के इस्तेमाल के लिए माफी की मांग की है। मला असं वाटतं, मागच्या वेळेस मी सांगितलं होतं, पवार साहेबांना फार राग आला, ते म्हणाले की मुख्यमंत्र्यांनी असे शब्द वापरू नये, पण मी पुन्हा सांगतो, हा रिजेक्टेड माल है। राहुल गांधी जी, आपका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। लेकिन शायद आप पुरानी चीज़ों से सबक नहीं सीखते हैं। देश की जनता ने जब जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है। देश की जनता ने जीत का माला नरेंद्र मोदी को पहनाने का काम किया है। राहुल गांधी की भाषा देश के दुश्मन देश की भाषा हो गई है। राहुल गांधी वही बोलते हैं जो दुनिया का कोई दुश्मन देश बोल सकता है। भारत की इकोनॉमी जो है वो दुनिया जानता है। राहुल गांधी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी को वास्तव में एक बार भारत की संस्कृति का जरूर अध्ययन करना चाहिए। थोड़ी राहुल जी की दिमागी हालत आप सब जानते हो अच्छी तरह से। अभी अभी विदेश से आए, कुछ नया एजेंडा वहाँ से जो दिया गया होगा वो लाए होंगे। आज तो हम देश के हित की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने आए थे और देश हित में ये कार्य जल्दी से पूरा हो, ऐसी ही शुभकामनाएं। कांग्रेस की जो मानसिकता है उसका कहीं ना कहीं परिचायक है ये। और कांग्रेस, राहुल गांधी जब चुनावों में जनता उन्हें नकारती है तो वो इस प्रकार की बयानबाजी करके लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश की जनता सब जानती है, कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को अब बहुत कोई गंभीरता से लेता नहीं। दरअसल राहुल गांधी 2 दिन के अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे हैं। यहां एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस पर यह विवादित बयान दिया है। राहुल के इस बयान की एक तरफ निंदा हो रही है तो एक चर्चा ये भी हो रही है कि कांग्रेस ने यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है, जिसके चलते ही राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं। मतलब ये कि इसलिए ही वो यूपी में एक्टिव हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में नॉर्डिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने भारत नॉर्डिक संबंधों की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारत यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दोनों पक्षों के बीच संबंधों के लिए मील का पत्थर बताया। पीएम मोदी ने संबंध शब्द की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि आज मैंने कई बार संबंध शब्द का प्रयोग किया। कई नॉर्डिक भाषाओं में संबंध शब्द का अर्थ है कनेक्शन, रिलेशंस, एक बॉन्ड। हिंदी में भी संबंध का अर्थ यही है। यह केवल शब्दों की समानता नहीं है, यह हमारे विचारों की निकटता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में नॉर्डिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की है।
इस दौरान उन्होंने भारत नॉर्डिक संबंधों की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारतीय यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दोनों पक्षों के बीच संबंधों के लिए मील का पत्थर बताया। पीएम मोदी ने संबंध शब्द की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि आज मैंने कई बार संबंध शब्द का प्रयोग किया। कई नॉर्डिक भाषाओं में संबंध शब्द का अर्थ है कनेक्शन, रिलेशंस, एक बॉन्ड। हिंदी में भी संबंध का अर्थ यही है। यह केवल शब्दों की समानता नहीं है, यह हमारे विचारों की निकटता को दर्शाता है। आज मैंने कई बार संबंध, इस संबंध शब्द का प्रयोग किया। कई नॉर्डिक भाषाओं में संबंध का शब्द का अर्थ कनेक्शन, रिलेशंस, एक बॉन्ड। हिंदी में भी संबंध का अर्थ यही है। यह केवल शब्दों की समानता नहीं है, यह हमारे विचारों की निकटता को दर्शाता है। आइए हम अपने बीच संबंध को हर क्षेत्र में प्रगाढ़ करें और इंडिया नॉर्डिक पार्टनरशिप को शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इनोवेशन और सस्टेनेबल फ्यूचर का एक मॉडल बनाए। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र, कानून का शासन और बहुपक्षवाद के प्रति हमारी साझा प्राथमिकताएं हमें स्वाभाविक साझेदार बनाते हैं। टेक्नोलॉजी और स्थिरता में हमारी साझा प्राथमिकताएं हमारे संबंधों को अवसरों से भर देती है। फ्रेंड्स, आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरीटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। पीएम मोदी के साथ नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों ने मुलाकात के बाद आईएनएस से बात की और बताया कि उनकी बैठक कैसी रही, साथ ही आगे वो क्या करने वाले हैं। Well, I mean, he's been prime minister in his state, Gujarat. He has been prime minister in India for many years. So he's a well-respected leader, and it's for the people of India to decide who is ruling India and governing India. He is now a very experienced world leader, so we have appreciated to have him first on a bilateral visit to Norway and then with his Nordic friends. I mean, I can comment on a whole as how our relationship here with India has developed, and I think it's important that we hear from a large democratic society leader that there is a sense of hope in this world, that people want to work together in today's world, that we're opening up, we're not closing down. We can't be driven by fear. We're continuing to trade. We don't like the weaponization of trade. And we're also able to work together in many other aspects. It was a great meeting again. We had a very nice meeting 2 days ago in Gothenburg, Sweden, focusing on Swedish business community and all the opportunities that lie before us in terms of the free trade agreement. And now we discuss in a broader setting all the Nordic countries. We also included geopolitics, we included diplomacy and the role of UN. So we had a variety of dishes on our plate. नॉर्डिक देशों की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 20 मई 2026 को अपनी यूरोप यात्रा के अंतिम चरण में इटली के दौरे पर हैं। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है, जो भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के बाद पीएम मोदी की पहली अहम यूरोपीय यात्रा है। इस समय वैश्विक चुनौतियों जैसे पश्चिम एशिया संकट और सप्लाई चेन में पैदा हुए दिक्कतों के बीच इस दौरे को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस
5 देशों की यात्रा के अपने अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री इटली में है। इटली पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय प्रवासियों और इटली के लोगों ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया और इस दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। कार्यक्रम में इटालियन कलाकारों ने भरतनाट्यम, कथक और कुचिपुड़ी जैसी भारतीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे तो उनके स्वागत में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, संगीतकारों ने भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्रों की धुनों से माहौल को खास बना दिया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद किया। पांच देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे हैं। यहां भारतीय नागरिकों के साथ साथ इटली के लोग भी उनका स्वागत करने पहुंचे। इस अवसर पर इटालियन कलाकारों ने संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। इटली पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत करते हुए लिखा है कि रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। इटालियन कलाकारों ने पीएम मोदी के सामने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय और इटालियन कलाकारों ने सांस्कृतिक स्वागत किया। इटालियन नर्तकों ने भरतनाट्यम, कथक और कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत किए, जबकि संगीतकारों ने भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बजाए। पीएम मोदी के सामने प्रस्तुति के बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि भारतीय पीएम की मौजूदगी बेहद सकारात्मक थी। प्रधानमंत्री पूरी प्रस्तुति के दौरान तालियां बजाते रहे और कलाकारों का उत्साह बढ़ाते रहे। I felt the Prime Minister Narendra Modi really excited and he followed us and he claps later and I think he really appreciated our performance. Yes, and for me it was a very nice experience because we met since this morning and we had a really good practice together, all together. We are all friends. It was very nice for me and I think for my friends. We were waiting since long time, so the emotion was very much high, and myself I consider this opportunity very nice experience, and I hope that we can again meet the Prime Minister maybe in India. Yes, I've been several times, 4 or 5 times. Both for study Bansuri player, I'm a Bansuri player, and both for tourism, enjoy this beautiful country. It was very joyful, I think. We playing were very joyful, and I think he connected with us. He was clapping, he was looking at us, so I think he enjoyed as we enjoyed playing. I think it has been a very short performance because we were asked to do a short performance, but very intensive. So I think we got him. इटली के रोम में अपने प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने इटली में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में योगदान करने की सराहना की। सनातन धर्म संघ के सदस्यों ने बताया कि उन्हें पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर जब भी यहाँ पर आते हैं, इटली सेकंड टाइम आए हैं, जब भी आते हैं बहुत उनका जो पावर है बहुत ज़्यादा है और वो देखकर आज जितने भी भारतीय यहाँ पर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है कि आज भारत देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और वैसे ही आगे बढ़ता रहे। हम लोग सनातन धर्म संघ से है, यूनियन हिंदुस्तान इटालियाना के द्वारा हम लोग यहाँ सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। सर ने वहीं हमने पूछा कि पहले जब आए थे तब पूछा था कि कितने मंदिर है, आज पूछा कि और कितने मंदिर बनाएंगे आगे, तो बस वहीं बातचीत रही। बहुत हैप्पी है और हम भी प्रार्थना करेंगे कि सनातन धर्म बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। Yes, because he also foster our mission in Italy. We met him in 2021,
So he continued to sustain also the Italian Union mission here in Italy. It's very important also. Yes, Sanatana Dharma is as an intent with the state, the Italian parliament. It's very important achievement because we are recognized as Hindus in Italy. And we have also many fields of action, for example, temples, culture, school for children, Sanskrit schools for children. And it's very important to maintain and to foster the Sanatana Dharma also here in Italy. इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की है। इस पर भारतीय नागरिकों ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा, भारत को उनके जैसे प्रधानमंत्री हमेशा मिलते रहे, जिससे देश विकास और कल्याण की राह पर चलता रहे। इस दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी ने इटली में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। रोम में पीएम मोदी से मिलकर भारतीय नागरिक भावुक नजर आए। भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने बताया कि पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे हम भगवान से मिले हों। हमारे बीच पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमें ऐसा फील हुआ है जैसे हमने किसी भगवान के दर्शन किए हो। सेकंड टाइम मैं मिल रहा हूं, मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मैं उनको हजारों साल जीने की कामना करता हूं। जय श्री। खेती बाड़ी का काम करते हैं जी हम, और बड़ी चाहत थी उनसे मिलने की। हम सुबह से यहाँ आए हुए हैं, बस हाथ मिलाया है और खुश हो गए हम। अच्छा लगा, बहुत बहुत खुशी हुई है जी। हमें बहुत अच्छा लगा और मैं तो पहली बार उनसे मिला और मेरे साथ हाथ भी मिला के गए, तो बड़ा अच्छा लगा। दिल के साथ में जो लोग खड़े थे उनसे बात हुई है, अच्छा महसूस हुआ, जैसे हम लोग सभी फैमिली मेंबर्स इधर इकट्ठे हुए हैं ऐसे लगा। तो अच्छा लगा सभी से मिलकर और प्रधानमंत्री जी से मिलकर, तो दिल खुश हो गया। ये तो है जी, मतलब जी यहाँ पे आए हैं। हूँ मैं मिलान में रहता हूँ। मिलान से इतना दूर दोपहर से वेट करके ट्रेन पकड़ के इधर तक आके मोदी जी के लिए आया हूँ, सिर्फ मिलने के लिए मोदी जी को। ये मुलाकात हुआ, उससे सेकंड भी हुआ। इट्स माई ड्रीम and I fulfill it. Thank you very much, Modi ji, and I'm very happy to see Modi in Italy. No, it because of Modi only we are living in Italy or abroad. Today, as an Indian, I'm living proudly. It's because of him. He's the best president ever. He's bring lot of delegation and proud to the India. Modi forever. मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर बहुत खुश हुआ और उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं कि भारत को ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री सदैव मिलते रहें, जिससे भारत एक अग्रसर और कल्याण की ओर राह पे चलता रहे। यही कामना के साथ उनको तो इटली के संबंध बेहतरीन हो, जो पहले थे उससे भी ज़्यादा बेहतर हो, यही कामना करता हूँ। बता दें कि पीएम मोदी 2 साल पहले इटली गए थे। नरेंद्र मोदी जून 2024 में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली गए थे। फिलहाल मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं। उन्होंने 15 मई को यूएई से अपने दौरे की शुरुआत की थी। यूएई के बाद उन्होंने नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का दौरा किया। 4 देशों की यात्रा के बाद इटली उनकी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है। और यहां पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। जॉर्जिया मेलोनी से उनकी जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात से जुड़ी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान वो इटली में हैं। इटली में प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया गया। वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और इटली की पीएम मेलोनी ने प्रधानमंत्री का विशेष रूप से स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रोम के प्रतिष्ठित कोलोसियम का भी दौरा किया, जहां जॉर्जिया मेलोनी भी उनके साथ मौजूद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इससे पहले पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने एक्स हैंडल पोस्ट पर लिखा कि मेरे मित्र, रोम में आपका स्वागत है। दोनों नेताओं ने डिनर पर मुलाकात के दौरान अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने रोम के प्रतिष्ठित कोलोसियम का भी दौरा किया। रोम पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नागरिकों से भी मुलाकात की
प्रधानमंत्री मोदी अपने 5 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव में इटली पहुंचे हैं। यहाँ दोनों नेताओं के बीच बातचीत का मुख्य केंद्र दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, रणनीतिक सहयोग और तकनीकी साझेदारी जैसे मुद्दे होंगे। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रोम पहुंचने पर प्रधानमंत्री मेलोनी से रात्रि भोज के दौरान मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद प्रतिष्ठित कोलोसियम का भी दौरा किया। हमने विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। आज होने वाली हमारी वार्ता का इंतजार है, जिसमें हम भारत इटली मित्रता को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा जारी रखेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी से ऐतिहासिक विला डोरिया पेम्फिली में होगी। इसके बाद दोनों नेता भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी इटली यात्रा के दौरान बुधवार को कोलोसियम का दौरा करने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी साथ रहीं। कोलोसियम इटली के रोम शहर में स्थित एक विशाल अंडाकार एम्फी थिएटर है, जो 7 अजूबों में से एक है। इस इमारत का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इसे रंगमंच भी कहा जाता है। ये रोमन वास्तुकला को दर्शाता है, साथ ही ये कई ऐतिहासिक लड़ाइयों का गवाह भी रहा है। और चलिए अब बात करते हैं मेडिकल स्टोर्स के हड़ताल की। देश भर में बुधवार को मेडिकल स्टोर्स की हड़ताल रही। फार्मासिस्ट, केमिस्ट और दवा डिस्ट्रीब्यूटरों ने हड़ताल का आह्वान किया था और उनके संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी कि AIOCD ने हड़ताल का आह्वान किया। इस दौरान देश भर के 15 लाख से ज्यादा दवा विक्रेता अपनी मेडिकल स्टोर्स को बंद रखा। हम आपको बता दें कि AIOCD के ऐलान पर यह बंद किया गया। संगठन की मांग है कि ऑनलाइन हो रही दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई जाए और दवाइयों को रेगुलेट किया जाए। हालांकि मेडिकल स्टोर्स की हड़ताल का असर ग्राहकों पर भी देखने को मिला। बंद मेडिकल स्टोर्स के बाहर ग्राहक बेहद मायूस और निराश नजर आए। देश भर में आज मेडिकल स्टोर्स की हड़ताल है। फार्मासिस्ट, केमिस्ट और दवा डिस्ट्रीब्यूटरों के संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी AIOCD ने ये हड़ताल बुलाई है। इस दौरान देश भर के 15 लाख से ज्यादा दवा विक्रेता अपने मेडिकल स्टोर्स बंद रखेंगे। संगठन की मांग है कि ऑनलाइन हो रही दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई जाए और दवाइयों को रेगुलेट किया जाए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस बंद का असर दिखा। AIOCD का गुस्सा खासकर GSR 220E और GSR 817E को लेकर है। AIOCD का कहना है कि सरकार को दोनों नोटिफिकेशन को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए, क्योंकि इन प्रावधानों की वजह से ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां कानून की आड़ लेकर बगैर प्रिस्क्रिप्शन की दवाओं की बिक्री कर रही है। आज देश के कई राज्यों में दवा की दुकानें बंद रही। मेडिकल स्टोर संचालकों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट जो कि सारी हमारी पेटेंट बॉडी है, उसका आदेश था 20 मई 2026 को हमारा देशव्यापी हड़ताल है। उसी के मद्देनजर हमने हड़ताल रखी है। सारे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के केमिस्ट बंद है। मुख्य कारण एक तो ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में कर रहे हैं। ऑनलाइन फार्मेसी के ऊपर जो है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोई भी प्रिस्क्रिप्शन तैयार करके किसी डॉक्टर की डिग्री लिख के जो मेडिसिन हम नहीं बेच सकते, हमारे ऊपर बैन है, वो ऑनलाइन इजीली मिल जाती हैं। नकली दवाइयाँ इजीली मिल जाती हैं। कंपनियों के वेयर हाउस जो है नकली दवाइयाँ सप्लाई करते हैं वहाँ पे, इसलिए इसके विरोध में हमने किया। हमारे अपना आज का ये हड़ताल जो है सिर्फ सरकार को अपना मांग को ध्यान आकृष्ट करने के लिए कर रहे हैं, न कि विरोध में कर रहे हैं। सरकार इस पर ध्यान दे कि सही मायने में इस काम से कितने जन स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, इस पर सरकार ध्यान दे। और जो ये आज पूरे देश में एक साथ जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो आज बंद होने जा रहा है,
इस पर सरकार गहराई से सोचे और विचार करे कि कानून सम्मत काम करे, जिससे कि आम केमिस्ट, आम उपभोक्ता प्रभावित नहीं हो। सर हमारियां जो प्रॉब्लम है, सब 3 प्रॉब्लम मेन है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਡੀਸਨ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਮਿਸਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਓਪਨਲੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਬਿਟ ਮੈਕਿੰਗ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ स्ट्राइक कर रहे हैं कि ऑनलाइन मेडिसिन जड़ियां वो लॉ ना दिए जाना। जितनी भी ऑनलाइन मेडिसिन मिलती हैं उनमें बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है, रिकॉग्नाइज्ड ये फॉर्म्स हैं जो दवाई मेडिसिन बनाती हैं। सर वो जड़ियां दवाइयां मिलणगियां वो जेनरिक होणगियां, एथिकल दवाई दे विच लेस नहीं कर सकते। दे आर क्लेमिंग दे विल गिव यू 50 to 60% डिस्काउंट। मेडिकल स्टोर्स बंद होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग राज्यों में मेडिकल स्टोर्स बंद होने से परेशान लोगों ने बताया कि कहीं पर मेडिसिन नहीं मिल रही है। दवाई में जल लगा पट्टी और मलम और दवाइयाँ भी तो नहीं मिल पाई है, नहीं दोबारा आना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको मालूम नहीं था क्या? नहीं था। मैं स्पेशली दवाई लेने आया था क्योंकि मेरे फादर की दवाई काफ़ी 10 सालों से चल रही थी, तो मतलब 1 साल छोड़ के हम यहाँ आते हैं। तो आज इतनी दूर से आए हैं और दवाइयाँ की दुकान बंद है। इतनी दूर से आए भी है, किराया भी लगाया है, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे या तो पहले इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई दुकानें बंद रहेगी इस तारीख को, वो हमें पता नहीं था। तो इतनी दूर से आए भी है, यहाँ दुकानें बंद है, बहुत परेशानी हो रही, क्या करें। मैं अपनी मदर की मेडिसिन लेने आया था, बिल्कुल मेडिसिन नहीं मिली। आज जो आन के मैंने मार्केट में देखा कि सभी दुकानें आज बंद हैं। मेरी जो मदर है उनको हाई बीपी की और सांस फूलने की तकलीफ रहती है, उनको एक दिन भी मेडिसिन ना मिले तो उनको बहुत ही भारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हाँ जी सर, जितना मुझे आप मुश्किल आ रही है, मैं बीपी का खुद मरीज हूँ, तो कल की मेरी मेडिसिन खत्म हुई है, इसलिए मैं तो मेडिसिन लेना आया हूँ। ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੌਪ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਪੋਲੋ ਤੱਕ ਬੰਦ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ पब्लिक का भी सोचना चाहिए कि उन्होंने मेडिसिन हर हालत में मिलनी चाहिए। हालांकि दूसरी ओर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर ज्यादातर मेडिकल स्टोर्स खुले मिले। मेडिकल स्टोर संचालकों ने बताया कि पूरे देश में स्ट्राइक है, सभी स्टोर्स बंद हैं। हमारे स्टोर्स अस्पताल के ठीक सामने हैं, अगर हम भी बंद कर देंगे तो मरीज दवा लेने कहाँ जाएंगे। मैम हॉस्पिटल के बाहर होने के कारण शॉप खोलनी पड़ेगी, हमारी 24 घंटे दुकान खुलती है और कई दूर दूर से पेशेंट आते हैं यहाँ पे दवाई लेने के लिए। अगर सारी जगह बंद हो जाएगी तो पेशेंट तो वैसे ही सफ़र करते रह जाएगा, काफ़ी मरीज परेशान हो जाएंगे, इसलिए दुकान ओपन है। हॉस्पिटल से डीआई ऑफिस से भी सेक्शन है कि आप दुकान ओपन करिए, कोई बंद नहीं करना। हाँ स्ट्राइक है, देयर इज अ स्ट्राइक दैट इज इन इट्स ओन प्लेस फॉर द कंसर्न्स जो एसोसिएशन के हैं, दैट इज फाइन, बट दिस इज एसेंशियल सर्विसेज। फार्मेसीज आउटसाइड हॉस्पिटल दे नीड नॉट बी क्लोज्ड। सो बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, दे कीप विजिलेंस ऑन दिस, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट इज बाउंड टू बी ओपन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, स्ट्राइक है। हमारे को ना ऊपर से ऑर्डर है ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह का कि आप दुकान खोलो, हॉस्पिटल के बाहर है, लोगों को बहुत परेशानी होगी, इस वजह से हमने खोली है, अदरवाइज हम बंद रखते हैं। हम सुबह खोल देते हैं 6:30 से 7 बजे के बीच में खुल जाती है, 12 बजे तक। ये स्ट्राइक बुलाई गई है कि जो ऑनलाइन दवाइयाँ जो डिस्काउंट वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं वगैरह, और उस चक्कर में दवाइयाँ डिस्काउंट ज़्यादा कर देते हैं और उस डिस्काउंट की वजह से हमें परेशानियाँ होती हैं, इस वजह से बुलाई गई है। बता दें कि हड़ताल के दौरान सरकारी अस्पताल और ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की आपूर्ति जारी है। मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए इमरजेंसी सेवाओं की व्यवस्था की गई है। अस्पताल, फार्मेसियां, प्रमुख चेन आउटलेट, सहकारी फार्मेसियां, मुख्यमंत्री फार्मेसी आउटलेट और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले हैं। और अब बात मौसम की। गर्मी भयंकर पड़ रही है। उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। उत्तर भारत के
कई ऐसे शहर हैं जहां पर सूरज आग बरसा रहा है। यूपी के बांदा की अगर हम बात करें तो वहां पर तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उधर राजस्थान के चुरू में भी पारा 47 डिग्री के पार पहुंचने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। गर्मी रुला रही है, गर्मी बेचैन कर रही है। धूप ना तो देखी जा रही और ना ही सही जा रही है। उत्तर भारत में इस वक्त भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। यूपी के बांदा में गर्मी ने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां पारा 47.6 डिग्री तक पहुंच गया, जो मंगलवार को भी लगभग 48 डिग्री के ऊपर ही रहा। बांदा केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में सबसे गर्म शहरों में शामिल हो गया है। बांदा के लोग गर्मी से बेहाल दिखे। हालांकि सरकार की ओर से प्याऊ लगवाए गए हैं जिससे लोगों को राहत मिले। बांदा में सिस्टम जो है सर्वाधिक टेम्परेचर बांदा में पाया जा रहा है। देश का सर्वाधिक टेम्परेचर 47 के ऊपर यहाँ पे तापमान है। इस समय जो है दिन में निकलने लायक नहीं रहता, मगर कुछ के कारणों के कारण ही घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। इसमें गमछा का प्रयोग करते हैं हम लोग इस टाइम, और टोपी गमछा का प्रयोग, अधिक जो है तरल पदार्थों का प्रयोग करा जा रहा है। पीने में ठंडा पानी हो उसकी पेयों की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा करवाई गई जगह जगह पर। इसके लिए हम जिला प्रशासन का धन्यवाद करते हैं और केवल जरूरती कार्यों पर घर से बाहर निकले। बांदा के अलावा राजस्थान के चूरू जिले में भी इस साल की गर्मी ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोपहर में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। सुबह से ही सूरज की तपिश असामान्य रूप से तेज थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा। लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए और बाजारों में भी भीड़ बेहद कम देखने को मिली। गर्मी से इतने परेशान हो रखे हैं कि अभी तो मैं तो भागता हुआ छाया में हूँ, मेरे पाँव जलने लगे हैं। इतनी भयंकर गर्मी है और अब तो यहाँ हालत हो रहा है जाने जिद्धर होने लग रही है, उल्टी मना होने वाली चीज है। ये गर्मी अमू जो होने लग रही है भयंकर हालत हो रखी है। खान पीन में कैसे सहयोग कर रहे हो? क्या खान पीन में आता ही बार थोड़ा दही को पैकेट ये लियो है जना की थोड़ा काल जम ठंड पुगी है और बाकी इसको राबड़ी छा दही और छाछ यही काम चले। बाकी इसको ठीक बन गया। आपको बता देता हूँ कि मैं सुबह घर से निकलते हैं तो छाछ राबड़ी और प्याज खा के निकलते हैं और घर से दुकान तक आते हैं। इतने में इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि गला जो है वो सूखने लग जाता है। ऐसे लगता है कि उल्टी आएगी, जिधर होगा सर चकराने लग जाता है। यहाँ आने के बाद थोड़ा आराम करके पानी पीते हैं ठंडा मटके का। वो मटके आपके सामने दिख रहे हैं, उनका पीते हैं पानी, तब जाके थोड़ा सा राहत मिलता है। और तापमान जो है वो 45 से और 48 के बीच में जो है भयंकर तापमान है। वहीं यूपी के वाराणसी में गर्मी ने लोगों को बेहद परेशान कर दिया। वाराणसी में 45 से 47 डिग्री तक तापमान पहुंच जा रहा है, जिस वजह से लोग काफी परेशान हैं। मौसम विभाग ने 19 से 21 मई के बीच लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को हिदायत दी है कि वो अपने घरों से बाहर कम निकलें। तापमान अभी कल का जो टेम्परेचर था 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो और अभी जो दिख रहा है कि नियर फ्यूचर में ऐसा कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि गर्मी अभी बढ़ेगी आधा डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री जितना भी बढ़ जाए। और अगले संडे या एक आध दिन बाद तक इस गर्मी को रुकने की तो अभी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को गर्मी ने थाम दिया है। इंडिया गेट पर वैसे तो भारी भीड़ और पर्यटक नजर आते हैं, लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे और जो निकल भी रहे हैं वो सर पर गमछा रखकर निकल रहे हैं। गर्मी का आलम यह है कि पेड़ की छांव के नीचे भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। बहुत तगड़ी धूप लग रही है, बहुत तगड़ी। काम करने में कितना दिक्कत हो रहा है? काम करने में तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। अभी धूप में निकले हुए हैं, कितना गर्मी लग रही है? बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? बचाव के लिए मैं गमछा लेके आया हूँ। गर्मी इतनी ज्यादा ऐसा लग रहा है आग में से चल रहे हैं, बिल्कुल लू चल रही है। और पानी भी बोतल भर के लेके जाते हैं तो भी खत्म हो जाता है बहुत जल्दी। कितनी परेशानी हो रही है काम करने से? बहुत दिक्कत हो रही है।
अभी बिना एसी वाली बस में चढ़ गई थी मैं, तो उतर गई इसमें से, सब पसीनों में नहा रहे थे, उतर गई। अब उस बस के लिए खड़ी हुई, इधर भी 2 घंटे हो गए खड़े हुए। अच्छा, धूप से बचने के लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस पानी की बोतल सर ढक रहे, छाता साथ में है ही, यही है, पानी पी रहे, अपना जूस वूस पी लेते हैं रास्ते में। और जलन हो रही है? हाँ, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, पसीने पसीने, बहुत बेकार है मौसम। दरअसल उत्तर भारत और देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। सोमवार को दिल्ली समेत कई शहरों में तेज गर्म हवा चली और तापमान 40 से 47 डिग्री से भी ज्यादा पहुंच गया। मौसम विभाग ने कहा कि 24 मई तक कई राज्यों में लू और कुछ जगहों पर बेहद तेज लू चलने की स्थिति बनी रह सकती है। लुधियाना में पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हत्या का मामला सामने आया है। करीब 6 दिन पहले कथित तौर पर गन पॉइंट पर अपहरण किया गया था। अब उनका शव लुधियाना की नीलो नहर से बरामद किया गया। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। इंदर कौर उर्फ यश इंदर कौर की हत्या कर दी गई है। करीब 6 दिन पहले उनका गन पॉइंट पर अपहरण किया गया था। अब उनका शव लुधियाना में नीलो नहर से बरामद किया गया है। परिवार ने शव की पहचान कर ली है। फिलहाल शव को समराला के सिविल अस्पताल में रखा गया है। परिवार का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। परिजनों के मुताबिक 13 मई की रात करीब 8:30 बजे उनकी बहन अपनी फोर्ड फीगो कार से बाजार से ग्रोसरी लेने के लिए घर से निकली थी। 3 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 13 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਆ, ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਗਰ ਸੀਗੇ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਸੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ। ਇੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਏਗਾ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਉਹ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰਾਮਦ, ਮੋਰਚੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਮਰਾਲੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ इंदर कौर। नहीं बिल्कुल नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ मैरिज करनी ਸੀਗੀ। मैं तो आया जी। परिजनों का कहना है कि यशिंदर कौर की दोस्ती मोगा जिले के गांव भलूर निवासी सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा से थी। पंजाब आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में हाशिए पर पहुंच चुका। 22 पुलिस स्टेशन पर हमले हुए हैं ग्रेनेड से। पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर मिसाइल से हमला हुआ। पिछले 4 वर्षों में ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इनके पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का कोई तजुर्बा नहीं है। नौसिखिए लोग हैं, कबड्डी खिलाड़ी हों, गायक हों, उद्योगपति हों। पंजाब के अंदर इस तरह हत्याएं हो रही, यहाँ तक कि पुलिस के ऑफिसर्स को मारकर उसकी वीडियो बनाई जाती है। भाजपा हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड फेंककर उसका वीडियो जारी किया जाता है। और जो आज घटना हुई है वो बहुत दुखद है। ये पंजाब भगवंत मान की सरकार पंजाब को दहकते हुए शोलों पर फेंकती है। परिवार का आरोप है कि सुखविंदर सिंह इंदर कौर से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कथित तौर पर गन पॉइंट पर उसका अपहरण किया और फिर बाद में उसकी हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि आरोपी सुखविंदर सिंह कनाडा में रहता था और कुछ समय पहले ही पंजाब आया था। हत्या के बाद वो फिर से कनाडा फरार हो गया है। तो फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।